जय हिंद एवरीवन, द ऑलिव ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो दो पार्ट हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को देखें और उसके बाद उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए थर्ड पार्ट में आ जाएं। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें मैंने करंट अफेयर्स कवर किए हैं मार्च अप्रैल मई 2025 के। तो इन 3 महीने के करंट अफेयर्स में जो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया है, ताकि आपको भी थोड़ा ईज़ हो रिमेंबर करने में, याद करने में। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स मेनली हमें 6-7 महीने का पूछता है पीछे का। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड आई हैव कवर्ड करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी जनवरी 2025। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, आईमैक जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आईमैक होता क्या है, ये कॉरिडोर है क्या, इसका मोटिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेड को बूस्ट करना है, बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये किसने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था इंडिया ने। कहाँ पे? जब उसके पास G20 की प्रेसिडेंटशिप थी 2023 में। 2023 में जब इंडिया का प्रेसिडेंसी था G20 का, तब इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट जिस जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं। ट्रेड को बूस्ट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। जो कनेक्टिविटी बढ़ानी है, कनेक्टिविटी थ्रू सी, थ्रू लैंड, थ्रू रेलवेज, तो रेलवे डेवलप करना है। और क्लीनर एनर्जी, क्लीनर एनर्जी के लिए हमें हाइड्रोजन पाइपलाइंस, हाइड्रोजन पाइपलाइंस को हमने डेवलप करना है। अब हाइड्रोजन पाइपलाइंस डेवलप करनी है तो इसका जो एक ऑब्जेक्टिव है हाइड्रोजन पाइपलाइंस और क्लीनर एनर्जी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो भी इससे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल पाइपलाइंस का इसमें हमने जिक्र नहीं किया है। हमने यहाँ पे ट्रेड बढ़ाना है, रेलवेज बढ़ाने हैं, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर्स बिछानी है। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं कौन कौन से उसमें। तो सेकंड हमारा डी ऑप्शन में है, तो सेकंड हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं 1, 3 एंड 4। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमें बताएगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब इतने सारी कंट्रीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम इसका मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें ईरान का कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा है। तो हमारा जो मोटिव क्या है, जो इंडिया के मुंबई पोर्ट हैं, जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, उनको हमने लिंक करना है कहाँ पे? यूरोप वाया यूएई। यूएई का जेबल अली जो यहाँ का पोर्ट है, ठीक है, उससे कनेक्ट करना है। जो इसका ईस्टर्न कॉरिडोर है वो इंडिया से लेके कहाँ तक जा रहा है? वो इंडिया से अरेबियन गल्फ तक गया है। और जो इसका नर्दर्न कॉरिडोर है वो यूएई से यूरोप गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या कनेक्ट हमारे पास रूट्स आ रहे हैं? सबसे पहला सी रूट आ रहा है, फिर लैंड रूट आ रहा है जिसमें हमने रेलवेज डेवलप करने हैं, उसके बाद फिर से एक सी रूट आ रहा है जो पायरियस ग्रीस से मिल रहा है, वहां से फर्दर ये लैंड रूट लेके फ्रांस की ओर जाएगा। तो देखते हैं जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है उसमें ईरान है, उसकी वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा सी भी एलिमिनेट हो गया। तो जो 1 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई मैक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और ये किस लिए बनाया गया, किसको बनाने, इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025? तो इसमें इंडिया का रैंक जो है 24th है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताया था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर से वेल अपडेटेड है, तो आप मुझे बताओ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था। साथ साथ में आपकी तैयारी भी चेक होगी कि आप पढ़ कितना रहे हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइव आईज अलायंस? अब जो फाइव आईज अलायंस है उसका मेंबर कौन कौन नहीं है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइव आईज अलायंस है क्या। देखो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था तो जो अलायंसेस थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ट्रीटी करी थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भी हम 5 मेंबर्स हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो क्या करेंगी? हमारी इंटेलिजेंस गैदर करेंगी और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो वो 5 मेंबर्स कौन कौन से थे? वो थे हमारे
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। तो 5 मेंबर्स हमारे पास आ गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। तो जर्मनी क्या होगा? जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जर्मनी जो है 5 अलायंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सिप्री है, सिप्री एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है जिसमें हम देखते हैं कि मिलिट्री पावर्स के बारे में बताता है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है और कौन से नंबर पे उसकी आर्मी स्टैंड कर रही है। तो इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 में, उसमें जो इंडिया का रैंक है आर्म्स इंपोर्ट में, कितना इंपोर्ट करता है, तो उसमें वो सेकंड नंबर पे उसको प्लेस किया है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट किससे करते हैं। नंबर 1 पे हम सबसे ज़्यादा वेपन्स लेते हैं रशिया से, और सेकंड नंबर पे हम लेते हैं फ्रांस से। ठीक है, हम जो हमारी जो भी सेकंड रैंक है, इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वेपन्स हम इंपोर्ट करने वाले वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कौन सी मिसाइल है अस्त्र की नेक्स्ट सीरीज में, उनका नाम पूछा है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अस्त्र क्या है। अस्त्र क्या है? एक एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। और उसकी जो सीरीज आई है अस्त्र MK1, MK2, जो MK3 सीरीज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांडीव। ये किससे इंस्पायर हुआ है? ये महाभारत के अर्जुन के धनुष से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है। और कई बार क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो अस्त्र मिसाइल है वो किस तरह का मिसाइल है, क्या वो एयर टू एयर मिसाइल है या सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने। DRDO ने इसको डेवलप किया है। और इसका जो इंजन है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम इंजन। ठीक है, SFDRE इसका इंजन टाइप है, जिसमें हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है, डॉल्फिन सर्वे हुआ था अर्ली 2025 में, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन कौन सी स्टेट में पाई गई थी। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल कितनी पाई गई थी। हमारे पास पाई गई थी 6327 डॉल्फिन्स। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई गई थी? यूपी में। उसके बाद पाई गई थी बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। ये 3 स्टेट्स थी जो टॉप 3 में इनकी पोजीशन थी। और देख लेते हैं जो डॉल्फिन है वो इम्पोर्टेंट भी है, इससे हमारे काफ़ी स्टैटिक पार्ट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये हमारा। और इससे रिलेटेड 2 फैक्ट और है हमारे पास। जो इसका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? पटना में। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये हमारा कहाँ पे है? पटना में। बिहार में इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुई है डॉल्फिन की। और इसके बाद एक और चीज़ है जो विक्रमशिला गैंगेटिक जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहाँ पे है? वो भी बिहार में है, भागलपुर में है वो। नेशनल विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ पे? हमारी बिहार में, भागलपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है, इससे जो भी स्टैटिक पार्ट जुड़ा हुआ है वो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पहले इसकी यूपी में है। और जो हमारा ये क्या है? हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और जो इसका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे? पटना में है। और जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहाँ पे है? भागलपुर, वो भी बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो माधव नेशनल पार्क है वो रिसेंटली अभी हमारा 58th टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, इंडिया में अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में है? वो मध्य प्रदेश में है। अब इसके इंक्लूजन के बाद मध्य प्रदेश में हमारे पास टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स बन जाते हैं। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व्स हमारे मध्य प्रदेश में बन जाते हैं विद दिस इंक्लूजन। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। वहाँ पे माधव नेशनल पार्क जो 58th है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
कसमपट्टी सैक्रेड ग्रोव, अभी उसको रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है, वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने एक और आपको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बताई थी, वो थी गुनेरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव्स कौन से स्टेट में है और उनको रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अब इनको डिक्लेयर कौन करता है? इनको डिक्लेयर करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इनको डिक्लेयर करती हैं अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू नोटिफाई अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो कसमपट्टी जो सेक्रेड ग्रोव है वो तमिलनाडु में। तो गुनेरी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गुनेरी इनलैंड ग्रोव है जो फर्स्ट है उस स्टेट के, वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 2024 का IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशंस में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है हमारी बिर्नीहाट। ये कहाँ पे है? मेघालय और असम के बॉर्डर पे है, मेघालय में पड़ती है ये। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ये वाली रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसने इंडिया को फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बताया है। और जो हमारी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, वो क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली। ठीक है, 3 फैक्ट्स बताए, तीनों याद रखने हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड में, हमारी फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड है, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली। और जो PM 2.5 कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पॉल्यूटेड सिटी है वो है हमारी बिर्नीहाट मेघालय। ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिसेंटली कौन सी जो अर्बन लोकल बॉडी है जिसने एक सेपरेट चैप्टर अपने बजट में इंक्लूड किया है क्लाइमेट के लिए एक सेपरेट डिवोट किया है एक चैप्टर, तो वो है हमारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब देखो ये एक स्टेप है हमारा, हमने क्या अचीव करना है? नेट ज़ीरो एमिशन कब करने हैं हमने इसको अचीव? बाय 2070 से पहले हमने इसको अचीव करना है। और ये हमने कहाँ पे डिसाइड किया था कि ये टारगेट, हमने इसकी कमिटमेंट कहाँ से ली है? तो ये हमारी आई थी जो कोप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में जो हुआ था, वहाँ पे इस कमिटमेंट की बात हुई थी कि भाई हमने 2070 से पहले नेट ज़ीरो एमिशंस लेके आने हैं। तो ऐसे स्टेप्स जो हैं कि हमने क्लाइमेट बजट के लिए हमने एक अलग से चैप्टर इंक्लूड किया, तो वो उसी डायरेक्शन में स्टेप है ना। नेट ज़ीरो एमिशन 2070 से पहले हमने लेके आना है, तो ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो कैसे वो अचीव हो पाएगा? तो ध्यान रखना है कौन सी पहली अर्बन लोकल बॉडी थी, वो थी हमारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन AMC गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ग्लेशियर इज बिलीव्ड टू बी फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो वर्ल्ड का फर्स्ट बन रहा है, मतलब उसको डिक्लेयर डेड किया जा रहा है? वो है हमारा ओकजोकुल ग्लेशियर। अब ओकजोकुल ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आइसलैंड में लोकेटेड है, हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि ओकोजुल ग्लेशियर which is believed to be first in the world to be officially declared dead due to the climate change is located in which country? आपसे वो कंट्री भी पूछ सकता है, आपसे वो ग्लेशियर भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है और वो कौन सा ग्लेशियर है। तो ओकजोकुल ग्लेशियर है वो आइसलैंड में लोकेटेड है, और ये ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड का ग्लेशियर है जो भी डिक्लेयर किया जा रहा है डेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि जो आंध्र प्रदेश का ओनली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, अब जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस होते हैं उनको कौन अवार्ड करता है? वो है हमारी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE। ये क्या है? डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है जो कि बीचेस की प्रिजर्वेशन के लिए, उनको अच्छा साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कुछ 33 क्राइटेरिया सेट करती है। उनमें अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। तो ऋषिकोंडा जो बीच है आंध्र प्रदेश का, उसको पहले भी दिया गया था लेकिन कुछ क्राइटेरियाज वो फुलफिल नहीं कर पाया था, उसको हटा दिया था, लेकिन अब फिर से उसको वापस से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दी गई है। और इंडिया में अभी देयर आर 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। ठीक है, अब रिसेंटली यही था न्यूज़ में, तो मैंने इसलिए इसको कवर किया है। 18 के 18 थोड़ा कवर कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो वो पूछ रहा है कि भारत का रैंक, भारत ने इसमें कौन सा रैंक लिया है, कौन सा रैंक इसमें हासिल किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो वो कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, GDP पर कैपिटा। अब GDP भी तो डिसाइड करेगी कि लोग कितने खुश हैं। पैसा ही नहीं है तो कैसे लोग खुश हो पाएंगे? अपनी नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, खाना ही नहीं उनको मिल रहा है, तो कहाँ से वो खुश हो पाएंगे? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सोशल सपोर्ट कितना है उनको, सोशल सपोर्ट कितना है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सोसाइटी की तरफ से उनको सोशल सपोर्ट कितना है, वेदर उनको पेंशन्स हैं कि नहीं, या उनको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है कि नहीं, उनका जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी तो डिसाइड करेगा कि लोग कितने खुश हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके। उसके बाद देखते हैं फ्रीडम कितना है उनको वहाँ पे, फ्रीडम कितना है, जेनरोसिटी कितनी है। और जेनरोसिटी हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और चीज़ बताई थी, एक इंडेक्स बताया था, एक इंडेक्स था हमारे पास परसेप्शन ऑफ करप्शन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि परसेप्शन ऑफ करप्शन में इंडिया का रैंक क्या था। रैंक क्या था इंडिया में? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। परसेप्शन ऑफ करप्शन का इंडिया का रैंक क्या था? और यही जो इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पे हमें क्या मिलता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मिलती है। और इंडिया ने इस बार इसमें 118th रैंक लेके आया है। हमारे जो नेबर्स है उनसे भी हमारा रैंक कम है। चलो इससे एक और जुड़ा फैक्ट देख लेते हैं। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब बनाते हैं हम? 20th मार्च को हम बनाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था हमारा केयरिंग एंड शेयरिंग। देखो वो जो डेज होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनके साथ जो भी एसोसिएटेड हमारे पास थीम्स होती हैं, थीम्स का भी हमने ध्यान रखना है। बहुत सारी होती हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना, तो ध्यान रखना है कि 20th मार्च को हमने क्या बनाया? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाया। और 2025 की थीम क्या थी? केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, क्लियर है? और परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स का मुझे बताना कितना रैंक लिया है 2025 में इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वावलंबिनी जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो वो किसके साथ कोलैबोरेट किया है? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है? क्या वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है? देखो ये सारे कन्फ्यूजन वाले हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे क्या है? हमारे पास कीवर्ड है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी एजुकेटर्स हैं इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो भी हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने विमेन को गाइड करना है, उनको मेंटोर करना है कि कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स खुद में डेवलप करना है। तो स्वावलंबिनी आपने ध्यान रखना है, विमेन के लिए ही है, ये विमेन के लिए बनाया गया है।
और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हम एक स्कीम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। अब जो यंग राइटर्स हैं या बडिंग जो राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। अब आपने बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री। देखो यूथ अफेयर्स भी हो सकता है क्योंकि यूथ की बात कर रहे हैं, यंग ऑथर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं? राइटर्स मेनली एजुकेशन रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की? ठीक है, वो बनी है हमारी किर्स्टी कोवेंट्री। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री से हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दो, खूब लाइक शेयर करो इसको, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है, वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने फिल्टर आउट किया है चीज़ों को कि क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक्स हैं। अब इससे एक और चीज़, एक फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि जो इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जो उसकी प्रेसिडेंट कौन है? उसकी प्रेसिडेंट है हमारे पास पीटी उषा जी हैं। काफ़ी बेहतरीन एथलीट रह चुके हैं इंडिया के, तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट है इस वक्त। और जो किर्स्टी कोवेंट्री हैं, इनकी आपने मुझे कंट्री बतानी है कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश होने वाला है? तो वो हरियाणा में एस्टेब्लिश होने वाला है। हरियाणा में आई थिंक गोरखपुर में ये एस्टेब्लिश होने वाला है। अब जल्दी से कुछ अपने एग्जिस्टिंग एटॉमिक स्टेशन या पावर प्लांट्स देख लेते हैं। जैसे कि नरोरा है, वो उत्तर प्रदेश में है। मद्रास ऑब्वियसली तमिलनाडु है। कुदानकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको हमने बनाया किसकी कोलैबोरेशन के साथ? रशिया की कोलैबोरेशन के साथ। रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, चाहे वो हमें आर्म सप्लाई कर रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजी दे रहा है। जैसे हमने ब्रह्मोस भी डेवलप किया है उनके साथ मिलके। जो कुदानकुलम का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो हमने किसकी कोलैबोरेशन में बनाया है? वो रशिया की कोलैबोरेशन में बनाया है। अब उसके बाद हमारे पास काइगा स्टेशन आता है, वो कहाँ पे? कर्नाटका में है। तारापुर है महाराष्ट्र में। काकड़ापुर एटॉमिक स्टेशन है गुजरात में। अब देखो क्वेश्चन आपको अगर CDS में भी आ सकता है, पेयर्स में पूछ सकता है कि नरोरा के आगे आपको लिख दिया कि राजस्थान, और काकड़ा पार के आगे लिख दिया उत्तर प्रदेश, और काइगा के आगे लिख दिया कर्नाटका, और पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ दी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा वन ओनली वन पेयर। तो ऐसे करके थोड़ा मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है, पेयर बेस्ड भी आ जाता है। तो आपने ध्यान रखना है लोकेशन उनकी और कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है वो भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वन द एबल प्राइज। अब एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स का हाईएस्ट अवार्ड है, वो किसको मिला है 2025 में? वो जापान के मसाकी काशीवारा जी को मिला है। ठीक है, अब कई बार SSB में भी इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो भी पूछ लेता है कि रिसेंटली मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। वहाँ पे बंदे ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लैंक नहीं होना है, वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंटली बताना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, जो हाईएस्ट प्राइज़ है वो एबल प्राइज़ है और वो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। अब साथ में ही कुछ मैथमेटिक्स से जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि 22 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम? मैथमेटिक्स डे बनाते हैं, मैथ्स डे बनाते हैं इंडिया में। किसको ऑनर करते हैं हम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो मार्च 14 है वो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। जो 14 मार्च है ना, उसको पाई डे भी बोल देते हैं। तो डेज इंपॉर्टेंट है। अपनी डेज वाली जो एक अलग से नोट्स को आपने बाइफरकेट करना है कैटेगरीज में, डेज को अलग से लिखना है, उसमें आपने मेंशन करना है कि कब सेलिब्रेट करते हैं। अगर उसके साथ कोई थीम आपको देखने को मिल रही है, आपने थीम भी नोट डाउन कर लेनी है। तो 22 दिसंबर को हम मैथ्स डे बनाते हैं, रामानुजन जी को ऑनर करने के लिए हम इंडिया में 22 दिसंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल कब मनाते हैं? मार्च 14 को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो एबल प्राइज इस बार मिला है, ध्यान रखना है किसको मिला है? मसाकी काशीवारा। कहाँ से हैं? जापान से हैं ये लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 59th जननपीठ अवार्ड है। जननपीठ अवार्ड क्या है? ये हमारा हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। और ये किसको मिला है? अभी हिंदी में हिंदी राइटर हैं वो, और वो हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला कहाँ से हैं? ये छत्तीसगढ़ से हैं। तो छत्तीसगढ़ से ये पहले हिंदी राइटर हैं या पहले राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू बी कन्फर्ड विद द जननपीठ अवार्ड। ठीक है। और जो लास्ट 58 था उसमें हमारे गुलजार साहब को मिला था, और एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक 20th क्वेश्चन देखते हैं जो विक्रमशिला लर्निंग सेंटर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अभी उसको रिसेंटली रिवाइव किया जा रहा है। कहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है उसको? बिहार में। ये एक एंशियंट लर्निंग सेंटर है। तो क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया क्योंकि न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया था। इसको एस्टेब्लिश किया था धर्मपाल ने। कौन सी? पाल डायनेस्टी से थे ये, पाल डायनेस्टी से थे। और इन्होंने विक्रमशिला का एस्टेब्लिशमेंट किया था। दो और लर्निंग सेंटर से जो धर्मपाल के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं ओडांतपुरी और सोमपुर महावीर। ये थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल हो जाता है ना, सोमपुर का सोमपुरा हो जाता है, महावीर का महावीरा हो जाता है। तो किसने एस्टेब्लिश किए थे ये? धर्मपाल, पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने इनको एस्टेब्लिश किया था। और साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ के? बिहार में। नालंदा को किसने एस्टेब्लिश किया था? कुमार गुप्ता वन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। एसीआईओ में ये क्वेश्चन आया था अभी, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, और ऑप्शन दोनों थे उसमें, कुमार गुप्ता 1 और कुमार गुप्ता 2। तो स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखना है, मैं फिर से इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो किसने की थी? कुमार गुप्ता 1 ने करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट। एक और देखने को मिलता है हमें लर्निंग सेंटर तक्षशिला। जो तक्षशिला है, अब उसका जो हमें कोई पता नहीं है कि किसने एस्टेब्लिश किया, लेकिन जो मौर्यन एम्पायर के टाइम वो फ्लरिश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल लैब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, फैब बोलते हैं उसको, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करी जा रही है? तो वो एस्टेब्लिश की गई है धोलेरा, गुजरात में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका आउटले कितना है? इसका आउटले है हमारे पास 76,000 करोड़। ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको लुक आफ्टर कर रही है? वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY जो है इसको लुक आफ्टर कर रही है। और इसका बजट कितना है? 76,000 करोड़। और जो फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब जो है फैसिलिटी, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है? धोलेरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ में थी ये, वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? और स्पेसिफिकली ये हमारी स्पाइस कैपिटल कोची, केरला में है। अब पिछली क्लास में मैंने डिटेल में आपको जितने भी कमोडिटी के बोर्ड्स थे, जैसे टी बोर्ड था, कॉफ़ी बोर्ड था, ये टोबैको बोर्ड था, और रिसेंटली जो न्यू बने हैं हमारे पास टर्मरिक बोर्ड और मखाना बोर्ड, मैंने आपको बताए थे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं आपको मेमोराइज कराऊंगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे बना है और मखाना बोर्ड ये कहाँ पे बना है, एग्जैक्ट प्लेसेस बताने आपने मेरे को स्टेट के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है कि टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है और मखाना बोर्ड कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। अगर हम इसको पढ़ें तो हमें कोई आइडिया नहीं कि ये है क्या। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, अब ये क्या है? हमें कुछ पता नहीं है,
लेकिन थोड़ा दिमाग खोल के रखें तो ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, ये हमारे पास क्रिस्पर, क्रिस्पर की ये हमारे पास एब्रीवेशन है और एग्जैक्टली ये यूपीएससी में ऐसे ही पूछा था। अब जिसको क्रिस्पर पता होगा, क्रिस्पर क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर है क्या वैसे, एक नेचुरल बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम है, ये नेचुरल बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम है ये। तो यूपीएससी कई बार ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन में फंसा लेता है, थोड़ा उसके ट्रैप्स बनाता है वो, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है और कोशिश करना है कि कुछ कुछ एब्रीवेशंस अगर आ रहे हैं आपको तो उसी में आंसर आपको छुपा हुआ मिलेगा। अगर जैसे क्रिस्पर ही है, ये इसको क्रिस्पर लिखा होता तब भी आप इसको सॉल्व कर देते कि ये क्या है, जीनोम एडिटिंग की एक टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सरसाइज खंजर है। अभी कुछ दिन पहले ही मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एक बहुत बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कवर किया हुआ है कि कहाँ पे हुई है, किसने इसको होस्ट करा है, किस किस के बीच में होता है, अगर वो नेवल एक्सरसाइज है तो कौन सी नेवल शिप ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज खंजर है, तो ये किस किस के बीच में है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि ये इंडिया और किसके बीच में, किसकी स्पेशल फोर्सेस के बीच में। और आई बटन में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा उस वीडियो का, उसको जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपने उसको एक बार अपने नोट्स में लिख लेना है और एनुअली उसको सिर्फ चेंज करना है कि वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ किसने इसको होस्ट किया है, बाकी सॉरी बाकी चीज़ें वही रहने वाली हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो एडीसीज हैं, एडीसीज जो 6 शेड्यूल के अंदर हैं, वो कौन सी स्टेट में ही, मतलब कौन सी स्टेट में लागू होते हैं वो। तो पहले देख लेते हैं कि होते क्या हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते क्या है, इनका काम क्या है। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको मॉनिटर करना है। तो इनको इस्टेब्लिश कौन करता है, इनको बनाता कौन है, इनको डिक्लेयर करता है गवर्नर, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स डिसाइड्स दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। वो उनका एरिया भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और हर एक काउंसिल्स में कितने मेंबर्स होंगे, 30 मेंबर्स होंगे। इनका इलेक्शन कैसे होगा, अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज से इनका इलेक्शन होगा। और जो ये काउंसिल्स हैं, ये काउंसिल्स जो हैं क्या कर सकते हैं, इनको क्या क्या पावर्स हैं, ये टैक्स लेवी कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन उनकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है एज पर दी ट्राइबल नीड्स। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं वो 6 शेड्यूल में उनको 6 शेड्यूल से उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर के लिए अलग से प्रोविजंस हैं। जो पॉलिटी की क्लास होगी तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए, सीडीएस के लिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं कि 6 शेड्यूल में ये कौन कौन सी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली, A1 2 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्टेट है युकाटन। युकाटन जो स्टेट है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, तो होता क्या है, एक नैरो वाटर बे है, नैरो वाटर बे है। वो क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है 2 लार्जर वाटर बॉडीज को, ये सेपरेट कर रहा है, ये वाटर है और ये 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो जो युकाटन स्टेट है वो किस किस के बीच में, हमारा मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में है ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे कि जिब्राल्टर स्टेट है, ये रिपीट होते हैं एफकेट में, ये रिपीट होते हैं। जिब्राल्टर, ये किस किस के बीच में है, ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी। और लैंड बेस देखें तो स्पेन एंड मोरक्को, स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोल देते हैं इसको। अब देखते हैं हम हॉर्मुज, ये इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है,
जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, किसके बीच में है ये? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास देखने को मिलता है एक बाब अल मंडेब। ये इंडियन ओशन वाले हैं, ये बाब अल मंडेब जो है, ये हॉर्मुज हो गया। बाब अल मंडेब जो है ये किस किस के बीच में है? ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, माफ करना, जो हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना अगर आपने लिख लिया है। जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ एंड ओमान गल्फ के बीच में है। जो बाब अल मंडेब है वो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। और सुंडा स्ट्रेट ये भी इंडियन ओशन में है। और ये किस किस के बीच में है? ये जावा सी एंड इंडियन ओशन। तो ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे, और न्यूज़ में भी रहते हैं काफ़ी टाइम, और काफ़ी ट्रेड यहाँ से होके जाता है। चौक पॉइंट्स हैं तो ध्यान रखना है। हॉर्मुज किसके बीच में है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। बाब अल मंडेब है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। सुंडा स्ट्रेट है जावा सी एंड इंडियन ओशन। एक और फैक्ट आप ध्यान रखना, जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है? 10 डिग्री चैनल हमारा अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, कुछ जो चैनल्स हैं, डिग्री चैनल्स हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल है, वो सब आपने ध्यान रखने हैं। इन पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है नागोर्नो कारबाख रीजन्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? तो वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। और ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में ऑफनली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्यूरिल आइलैंड्स हैं। वो किस किस के बीच में है हमारा? वो है हमारा जापान एंड रशिया। अगला देखते हैं सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू जो है वो किस किस के बीच में है? वो है चाइना और जापान के बीच में। सेनकाकू ये है चाइना एंड जापान। नेक्स्ट हम देखते हैं नटूना ये किस किस के बीच में? चाइना एंड इंडोनेशिया के बीच में है। ये सारे जो भी है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये न्यूज़ में रहते हैं और क्वेश्चंस इन पे बन जाते हैं। यूपीएससी स्पेशली पूछ लेता है कि जैसे कि पूछ लेगा कि सेनकाकू आइलैंड ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ध्यान रखना है सेनकाकू किसके बीच में? चाइना जापान के बीच में। नटूना किसके बीच में? चाइना और इंडोनेशिया के बीच में। क्यूरिल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है नागोर्नो काराबाख, ये किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा पुराना है लेकिन न्यूज़ में था ये। जो 44th साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इंडिया से, वो है हमारी मराठा लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। तो जो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं वो 12 हैं, और इनमें से 11 वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जो एक है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो अब 43rd भी देख लेते हैं। 43rd भी तो पूछ सकता है वो। 43rd क्या था हमारा? जो मोइडम्स थे, मोइडम्स क्या थे? एंशिएंट बरियल सिस्टम था। कौन सी? अहोम डायनेस्टी। मोइडम्स बरियल सिस्टम थे किसके? बरियल सिस्टम था ये अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी कहाँ पे थी? अहोम डायनेस्टी हमारी असम में थी। ठीक है, 43rd हमारे मोइडम्स थे और 44th हमारे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स थे।
जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स थे वो 11 कहाँ पे थे, महाराष्ट्र में थे, और एक कहाँ पे था, तमिलनाडु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 29th। चंद्रयान 5 कौन सी कंट्री के साथ हमने प्लान किया है, वो हमने जापान के साथ प्लान किया है। और एक और क्वेश्चन मैंने इस पर बनाया है, वो डेलिबरेटली बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसका एक और नाम आपको दे दिया और आपने वो सुना ना हो तो आप उसको गलत कर देंगे। तो उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो जो पिंक वॉल वॉर्म है ना, पिंक वॉल वॉर्म, ये कौन से क्रॉप को अफेक्ट करती है, ये करती है कॉटन को अफेक्ट करती है, ठीक है। और जो CSR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI, उसने एक मॉडिफाइड GM मॉडिफाइड कॉटन बनाया है, GM मॉडिफाइड कॉटन बनाया है, जो कि अब जो पिंक वॉलवॉर्म है ना उनको भी रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर कॉटन हो जाएगा। और इंडिया में सिर्फ कॉटन ही एक GM मॉडिफाइड क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन अलाउड है 2002 ऑनवर्ड्स। ऐसा बाकी भी क्रॉप्स हैं जैसे GT ब्रिंजल हो गया, उनको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ कुछ ह्यूमन एसोसिएटेड रिस्क्स हैं, क्योंकि उसको ह्यूमन कंज्यूम करेगा, कुछ भी उसमें हमें डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में उसके। तो कॉटन को हमने डेवलप किया है और जो उसका वर्ल्ड का फर्स्ट पिंक वॉल्वम रेजिस्टेंट है ना, वो वैरायटी हमने तैयार कर दी है कॉटन की, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं कि जो ब्यागड़ी चिल्ली है जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है। अब GI टैग कुछ प्रोडक्ट्स को मिलता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और कोई और उसको उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई चुरा ना सके, उसको सेफ गार्ड कर सके, ठीक है। जैसे कि जो रसगुल्ला है उसको क्लेम करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल वाले क्लेम करते हैं या फिर उड़ीसा वाले क्लेम करते हैं, तो दोनों को हमने GI टैग दे दिया है। वैसे ही जो ब्यादगी चिली है वो कहाँ की है, वो है हमारी कर्नाटका की है, ठीक है। और भी हमें रिसेंटली देखने को मिले थे, जैसे खामटी राइस है, खामटी राइस को GI टैग मिला है। तो ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, ये अरुणाचल से है ये राइस की वैरायटी जिसको GI टैग मिला है। और एक और हमें देखने को मिलता है कुंभकोनम बीटल लीफ, कुंभकोनम बीटल लीफ यानी पान का पत्ता। ये कौन सी स्टेट में है जिसको GI टैग मिला है, ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है। तो काफ़ी सारे हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन कईयों के साथ ना उसकी जो लोकेशन मेंशन करी होती है तो वो इजी हो जाता है हमें देखने के लिए, जैसे वाराणसी साड़ी होगी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वैसे ही अब इनके साथ नेम एसोसिएट होते हैं तो हम उनको ईजिली मार्क कर पाएंगे कि कौन सा है। तो रिसेंटली अभी खामटी राइस को मिला है, वो अरुणाचल प्रदेश का है, और कुंभकोनम जो बीटल लीफ है, पान का पत्ता है, वो तमिलनाडु से है, और ब्यागड़ी चिल्ली है जिसको GI टैग मिला है वो कर्नाटका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एपिक है राम अवतारम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी प्रिजर्व करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है हमारी कंबर ने लिखी है, वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये लिखी है। और भी कुछ हम देख लेते हैं और भी एंशिएंट टेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, जैसे रघुवंशम है, रघुवंशम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष। मुद्रा राक्ष किसने लिखी है, मुद्रा राक्ष लिखी है हमारी विशाखा दत्त ने, मुद्रा राक्ष लिखी है हमारी विशाखा दत्त ने। ये जो है ना स्टैटिक पार्ट है, लेकिन क्या होता है ये रिपीट होते हैं। अब जैसे राम अवतारम न्यूज़ में था तो उससे लिंक करने के लिए मैंने ये वाली जो एंशेंट हमारी जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेस है उनको यूज़ किया है, और वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे राज तरंगिनी किसने लिखी है, कलहन ने लिखी है, राज तरंगिनी कलहन। और हमारे पास हर्ष चरित्र किसने लिखी है, हर्ष चरित्र लिखी है बाण भट्ट ने, हर्ष
चरित, बाण भट्ट। एक और देख लेते हैं लास्ट में, एक और देख लेते हैं अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। अष्टध्यायी लिखी है पाणिनि ने, ठीक है। कौन कौन सी बता दी मैंने? बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, मुद्राराक्षा, विशाखा दत्त, राज तरंगिनी कलहन ने लिखी है, हर्ष चरित्र लिखी है बाण भट्ट ने, अष्टध्यायी पाणिनि ने। और जो क्वेश्चन में था राम अवतारम, वो किसने लिखी है? कंबर, कंबर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो सहयोग पोर्टल है क्या? ठीक है, सहयोग पोर्टल ऐसा है कि सहयोग मीन्स कोऑपरेशन। अब ध्यान रखना है कोऑपरेशन किस चीज़ के लिए कोऑपरेशन, कि कोई भी अनलॉफुल जो कंटेंट है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट किया गया है, उसको हटाने के लिए हम सहयोग पोर्टल में जाके रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तो ये क्या है? रीपोस्टिंग एंड रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? होम मिनिस्ट्री। अब एक किस्म के साइबर क्राइम को रोकने के लिए किया है, तो उसमें हमारी नोडल मिनिस्ट्री आ जाएगी होम अफेयर्स, और सहयोग पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। और उसका जो मोटिव है कि जो अनलॉफुल कंटेंट है उसको ऑनलाइन रिमूव करना है या रीपोस्ट करना है या हटाना है उसको कहीं से भी, तो सहयोग पोर्टल का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वर्ल्ड वाटर डे है 2025 उसकी थीम क्या थी? तो पहले देख लेते हैं वर्ल्ड वाटर डे मनाया कब जाता है। इसको मनाते हैं हम 22 ऑफ मार्च, 22 मार्च को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 की थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2025 में जो थीम थी वो थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इम्पोर्टेंट डे, आपने डेट याद रख ली 22 मार्च, उसके साथ जो थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेशनल 35 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीडर एक स्कीम थी, तो कौन सी किसके लिए उसको लॉन्च किया गया था? तो नीडर किसके लिए लॉन्च किया था? वो कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए। ठीक है, ड्रोन से अब एक और स्कीम थी हमारे पास, नमो दीदी ड्रोन स्कीम। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेन करेगी। सबसे पहले उनको ट्रेन करेगी ड्रोन चलाने में, फिर उनको रेंट पे देगी, अपने ड्रोन्स रेंट पे देगी, ताकि वो अपने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सकें, या ड्रोन के माध्यम से अपने खेतों में उनको फेंक सकें, या उनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उनको रेंट पे देके, जो ड्रोन्स को रेंट पे देके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो उसके लिए स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, वो थी हमारे पास नमो दीदी ड्रोन स्कीम। और जो नीडर है वो किसके लिए लॉन्च किया था? कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज कवर कर रखा है। ठीक है, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन इट्स मेडन, जो फर्स्ट मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, किस कंट्री के साथ किस कंट्री ने उसको कोस्ट किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, अब आई बटन में अगेन मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने वो वीडियो देखना है और जाके बताना है मेरे को, वीडियो देखने के बाद बताना है कि कौन सी नेवल शिप ने, विच INS पार्टिसिपेटेड इन दी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज, कौन सी नेवल शिप थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस ना FCAT में काफ़ी देखने को मिलते हैं, ऑपरेशन बेस्ड, कि जो ह्यूमैनिटेरियन हमने एड्स भेजी हैं अपने कंट्रीज़ को, जो हमारी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसका पार्ट है कि हमने कंट्रीज़ को हेल्प करना है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स देनी है उनको अगर उनके पास कोई डिज़ास्टर हो जाता है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यांमार पे जो अर्थक्वेक हुआ था उसको हेल्प करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? वो हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। अब और ऑपरेशंस देख लेते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशंस हमने लॉन्च किए थे। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन
सागर बंधु, बहुत रिसेंट का है ये ऑपरेशन सागर बंधु, ये हमने लॉन्च किया था टू हेल्प श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन दित्वा। साइक्लोन दित्वा आया था, तो उससे जो आफ्टर मैथ हुआ था उससे हेल्प करने के लिए हमने क्या किया था, एक इंडियन नेवी का शिप भेजा था, ऑपरेशन सागर बंधु करवाया था और श्रीलंका को हमने हेल्प करी थी। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए किया था हमने, टाइफून रिलीफ के लिए भेजा था। कहां पे, टाइफून रिलीफ, टाइफून रिलीफ कहां पे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे टाइफून आया था, उससे हमने अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, उसका नाम था ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा क्या था, ये भी जो साइक्लोन मोका आया था, साइक्लोन मोका, उससे जो तबाही हुई थी, कहाँ पे हुई थी, म्यांमार में। तो वहां पे हमने भेजा था, म्यांमार में भेजा था हमने, कौन सा, ऑपरेशन करुणा। किसके लिए, साइक्लोन मोका जब आया था उससे रिलीफ के लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन अजय देखते हैं। ऑपरेशन अजय क्या था, जब हम इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट हमें राइज देखने को मिला था, तो इंडियन नेशनल थे, उनको इवैक्यूएट किया था। कहां से हमने, इजराइल पैलेस्टीन से। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी हमने कब क्यों लॉन्च किया था, जो सूडान में क्राइसिस हुए थे, सूडान में क्राइसिस हुए थे, तो हमने इवैक्यूएट किया था अपने नेशनल्स को, इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान कॉन्फ्लिक्ट, उसके लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी। फिर हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया था, अर्थक्वेक जब पहले आए थे, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए थे, तो वहां पे हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। और बाद में क्या हुआ था, टर्की ने ही हमें बिट्रे किया था। टर्की ने हमें जो कामाकाजी ड्रोन्स थे वो किसको दिए थे, पाकिस्तान को दिए थे। कब, ऑपरेशन सिंदूर में। तो कभी कभी हम जिनकी हेल्प करते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं, तो ज़रूरी भी नहीं है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें। लास्ट में हम देखते हैं ऑपरेशन गंगा। ये थोड़ा ज़्यादा रिसेंट नहीं है, तो फिर भी मैंने जब लिस्ट बनाई है तो इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है कि ऑपरेशन गंगा जो इंडियन नेशनल थे, कहाँ पे फंसे हुए थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे। तो यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे जो नेशनल फंसे हुए थे हमारे इंडियन नेशनल्स, उनको रेस्क्यू करने के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु रिसेंटली लॉन्च किया है, कहाँ पे, श्रीलंका में। क्यों, वहाँ पे साइक्लोन दित्वा आया था और वहाँ पे काफ़ी सारा डिवास्टेशन हुआ था, तो हमने वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। ऑपरेशन सद्भाव है, टाइफून आया था म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, ठीक है। ऑपरेशन करुणा हमने लॉन्च किया क्योंकि साइक्लोन मोका आया था, कहाँ पे, म्यांमार में। तो वहाँ पे हमने इवैक्यूएशन के लिए, या जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड थी, रिलीफ फंड था, जो फूड था, वो हमने वहाँ पे पहुँचाया ऑपरेशन करुणा के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन अजय आया था। ऑपरेशन अजय क्यों आया था, जो इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे हमारे जो नेशनल इंडिविजुअल्स फंसे हुए थे, उनको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। ऑपरेशन कावेरी, इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ से हमने इवैक्यूएशन करने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त आया, वो किस लिए था, कि जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए थे, अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारा डिवास्टेशन हुआ था, तो हमने रिलीफ भेजा था, कौन से ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन दोस्त। और बाद में टर्की ने ही हमें बिट्रे किया। और ऑपरेशन गंगा, ये कब लॉन्च हुआ था, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, वहाँ पे जो हमारे
नेशनलिस्ट फंसे हुए थे, जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो किस लिए लॉन्च किया था, म्यांमार में अर्थक्वेक आया था। तो ये 3-4 ऑपरेशन से आपने ध्यान रखने हैं। ऑपरेशन सागर बंधु स्पेसिफिकली क्योंकि रिसेंट है, और ऑपरेशन सद्भाव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आरबीआई ने 2024 में लिस्ट निकालता है, एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डीएसआई भी बोलते हैं, तो उनमें से ये कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये होते क्या हैं, डीएसआईबी होते क्या हैं। डीएसआईबी वो वे बैंक होते हैं मतलब जो काफ़ी बड़े हैं, टू बिग टू फेल, मीन्स अगर ये फेल हो जाते हैं तो इकोनॉमी को बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। क्योंकि इनको क्लासिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि ओवर 2% ऑफ द जीडीपी इनका जो शेयर होना चाहिए। इनके एसेट्स कितने होने चाहिए, 2%, जीडीपी की 2% से ज़्यादा इनके शेयर्स होने चाहिए, तब जाके ये डीएसआईबी बनते हैं। टू बिग टू फेल, अगर ये फेल हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी खासी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इनमें से कौन सा बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। बाकी ये 3 बैंक हैं, इनके काफ़ी सारे एसेट्स हैं, 2% से ज़्यादा हैं, और इनको आरबीआई ने किस में लिस्ट किया गया है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया है। 39 देखते हैं कि अलोंग विद लेंथनाइट्स कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ मेटल्स में इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं क्या एक्चुअल में ये रेयर होते हैं, नहीं ये रेयर नहीं होते हैं। ये हमारे पास मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंट होते हैं ये, लेकिन इनकी जो एक्सट्रैक्शन है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोल देते हैं। होते क्या है ये, अबंडेंट होते हैं ये अर्थ की, उसमें अर्थ की लिथोस्फेयर में ये अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो डिफ़िकल्ट होती है, उसकी वजह से इनका नाम पड़ जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये टोटल होते हैं लेंथनाइट्स की सारी सीरीज, और साथ में स्कैंडियम और वाइट्रियम। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, मोनाजाइट। जो मोनाजाइट है वो किसका और है, थोरियम का और है, और थोरियम भी क्या है, एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है, सारे कोस्टल रीजन्स में, सारे कोस्टल रीजन्स में, ठीक है। मोनाजाइट हमारा पाया जाता है, और लैंड में जो जादूगोड़ा माइंस हैं वहाँ पे पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट जू कौन सा बना है जिसने डीएनए सैंपल्स ऑफ हिमालयन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया है। अब पहले ये जो लोकेशन, ये सारे जूस हैं इनकी देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। तो जो नंदन कानन है ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा भुवनेश्वर ओडिशा में है ये। इंदिरा गांधी जो है हमारा, ये हमारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी जो जूलॉजिकल पार्क है वो पुणे महाराष्ट्र में है। और जो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। वो कहाँ पे है, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। कई बार क्या होता है कि इनमें से ही हमें स्टैटिक पार्क देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली अगर पूछा जाए कि कौन से जून है प्रिजर्व किए हैं वाइल्ड लाइफ डीएनए सैंपल्स हिमालयन वाइल्ड लाइफ के, तो वो हो जाएगा पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये कहाँ पे है हमारा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखने में लग रहा होगा कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन न्यूज़ में था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। ठीक है, वो पूछ भी सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट सीक करता है अपना सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन। ठीक है, तो वो आर्टिकल 143 है। और बाकी जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल्स वो है हमारे पास 52 आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट।
कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 52। उसके बाद आर्टिकल 61 हमें देखने को मिलता है। 61 क्या बोलता है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कहाँ पे मेंशन है? 61, आर्टिकल 61 में। 72, आर्टिकल 72 में कौन से प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस रिगार्डिंग पनिशमेंट के पार्डन्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आर्टिकल 72 में आते हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 123 ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? जब पार्लियामेंट के कोई सेशन नहीं चल रहे होते हैं, पार्लियामेंट ब्रेक पे होता है, उस टाइम पे अगर कोई लॉ पास करना है तो कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? वो आर्टिकल 123 के अंडर उसको एज अ ऑर्डिनेंस बना के पास कर दिया जाता है। और वापस जब हमारे सेशंस बैठते हैं पार्लियामेंट के तो उसको पास भी कर देते हैं या उसको लैप्स हो जाता है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। तो 43 के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंट सीक करता है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ लॉ एंड और पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ऑपरेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी, कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के ऊपर कौन सा हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है? वहाँ पे काफ़ी सारे क्या होते हैं? पायरेट्स होते हैं। तो वहाँ पे हमें मैरीटाइम सिक्योर करने के लिए नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में कौन सा स्टेट है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन सा स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्षा अभी एक इनिशिएटिव है, इसका वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रोजेक्ट वर्षा। प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? तो प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है बाय द इंडियन नेवी। एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाना है हमने, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस बनाना है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेस कहाँ पे बनेगा? ये हमारा बनेगा रंबीली, आंध्र प्रदेश में। तो प्रोजेक्ट वर्षा ध्यान रखना है और कहाँ पे बन रहा है और इसका मोटिव क्या है, क्यों बनाया जा रहा है इसको बनाया जा रहा है ताकि हम एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस बना सकें। इंडियन नेवी इसको बना रही है। अब पोर्टल्स और एप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं कि ये वाला पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है या इसका मोटिव क्या है। तो जो जू विन पोर्टल है, ठीक है, उसको किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? उसको लॉन्च किया है एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन्स के लिए। अब कोविड-19 वैक्सीन्स और पीपी किट्स के लिए हमने क्या लॉन्च किया था? कोविन पोर्टल हमने लॉन्च किया था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी रिसेंटली कोई तो एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा था कि कोविन पोर्टल किस लिए लॉन्च किया था। वैसे ही पूछ लेगा कि जू विन पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया। तो जू विन पोर्टल हमने ध्यान रखना है। जू मतलब जूनोटिक डिजीजेस, एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम की वैक्सीन्स की जो ट्रैक करने के लिए कि हाँ उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है और कैसे उनको हैंडल किया जा रहा है, उसके लिए पोर्टल कौन सा है? जू विन पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि कौन सी स्टेट बनी है ऐसी जिसने एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए, थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए। तो वो हमारे पास महाराष्ट्र आ जाती है। महाराष्ट्र एक ऐसी पहली स्टेट है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएगी। किसकी कोलैबोरेशन के साथ? रशिया की कोलैबोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोक बोरोक एक लैंग्वेज है जिसको वल्नरेबल अभी लिस्ट किया गया है। किसमें? यूनेस्को की एटलस होती है एक, वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर, वो लिस्ट करती है कि कौन सी लैंग्वेज अभी डेंजर में है। तो जो कोक बोरोक जो लैंग्वेज है वो किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये त्रिपुरीज के द्वारा बोली जाती है। और लैंग्वेजेस से याद आया कि कुछ 2024 में हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी हमने उनके नंबर बढ़ा के 6 से 11 कर दिए थे। उनमें कुछ एडिशंस हुए थे जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली।
ये सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं 2024 में, इनको ऐड किया है हमने अपनी क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। तो 6 से बढ़ के वो 11 हो चुकी हैं। और जो कोक बोरोक है वो ना तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना ही क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी यूनेस्को ने उसको लिस्ट किया है किसमें कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर की लिस्ट में उसको लिस्ट करा हुआ है। तो वो किसके द्वारा बोली जाती है? वो त्रिपुरुष के द्वारा बोली जाती है। Who among the following members of the Viceroy's Executive Council had resigned in the protest against the जलियांवाला मैसेक्योर? अब देखो मूवी आई थी, मूवी केसरी आई थी, उसमें जो शंकर नायर का जो रोल था, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि वो मूवी में आया था और प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। अब देखो ये वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसने रिजाइन किया था? वो थे सर शंकर नायर। क्यों? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको? डायर को क्रिटिसाइज किया था और उनकी वजह से केस चला था जिसमें डायर को गिल्टी भी पाया गया था। और जो जलियांवाला मैसेक्योर हुआ था वो कब हुआ था हमारा? अप्रैल 13, 1919। क्या हुआ था इस दिन? लोग बैसाखी मनाने वो आए थे और जो डायर पार्टी थी इसने मतलब अलग ही केस बना के बोल दिया कि इनके ऊपर रोलेट एक्ट लगा के इन पे ओपन फायर कर दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं था ये किस्म से, मतलब सिर्फ वहाँ पे वो सेलिब्रेट करने आए थे और इसके लिए काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया। और जो शंकर नायर थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और इनके ऊपर केस फाइल हुआ। और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, वहाँ से शंकर नायर ने रिज़ाइन भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अभी रिसेंटली ऐड किया है? तो हमारे पास भगवद गीता और भारत मुनि की नाट्य शास्त्र। तो इसका आंसर 1 और 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो इंडिया को किससे कनेक्ट करेगा? वो ठीक है, इंडिया को किससे कनेक्ट करेगा? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, एज इट इज़ है। तो इंडिया को वो सेंट्रल एशिया एंड यूरोप वाया ईरान से करेगा। अब चाइना से करेगा नहीं, क्योंकि चाइना से क्यों ही कनेक्ट करेगा? ये तो ऑलरेडी चाइना हमारे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है वहाँ से तो नहीं जाएगा। बांग्लादेश एंड म्यांमार से भी होके नहीं जाएगा और भूटान से होके भी नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये है कि नॉर्थ जो साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो कहाँ से चल रहा है? इंडिया से चल रहा है, ईरान से होते हुए अजरबैजान पहुँच के ये रशिया से कनेक्ट करेगा। तो बीच में ये हमारे पास ये सी रूट आएगा, उसके ऊपर लैंड में ये हमारा रेल एंड रोड नेटवर्क बनेगा और अजरबैजान होते हुए ये कहाँ पहुँचेगा? रशिया। तो ध्यान रखना है ये किसको कनेक्ट कर रहा है? इंडिया टू दी सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। फर्दर ये यूरोप में जाएगा और किसको कनेक्ट करेगा? ये इंडिया को रशिया से कनेक्ट करेगा और फर्दर यूरोप में कनेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कहाँ से होके जा रहा है? ईरान से होके जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड रूट है वो कहाँ से होके जाता है? ये वाला चौक पॉइंट से होके जाता है, सुएज कैनाल से होते हुए। तो ये क्या है? एक बहुत लंबा रूट है, ऑल्टरनेटिव रूट भी बन जाएगा हमारे पास। और कल को अगर यहाँ पे कोई चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ती है, ये वाला एरिया अगर चौक हो जाता है, अगर ये वाला एरिया चौक हो जाता है तो हम क्या यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ईरान पे हमारा कौन सा छावर पोर्ट है, वहाँ से हम यहाँ से अपना सब जो हमारी एनर्जी की नीड्स हैं या जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? अब जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और इस बार की जो उसकी थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट डे हम देख लेते हैं, 5 जून एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और थीम क्या था इस बार का? #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। दो डेट्स बताई, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे का हमारे पास थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और वर्ल्ड अर्थ डे का थीम हमारे पास था आर पावर आर प्लैनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो एक सैंडी के रीफ डिस्प्यूट है वो भी न्यूज़ में था, वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चाइना एंड फिलीपाइंस। और ऐसा ही एक जो न्यूज़ में रहता है हमेशा हमें देखने को मिलता है, सर क्रीक डिस्प्यूट, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, वो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर क्रीक डिस्प्यूट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएसबी में भी ये पूछा जाता है, एसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सर क्रीक कौन सी कंट्री के साथ डिस्प्यूट है और क्या डिस्प्यूट है, ये कौन से रीजन के साथ डिस्प्यूट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कहाँ, कौन सी सिर्फ ऐसी सेंचुरी है वहीं पे पाई जाती है ये? वो है हमारी नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल की जो सेंचुरी है वहाँ पे पाई जाती है। और जो ये रेड क्राउन रूफ टर्टल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये कौन सी लिस्ट में? IUCN की ये जो रेड लिस्ट आती है स्पीशीज़ की, वहाँ पे इसको क्या लिस्ट किया गया है? एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको लिस्ट किया गया है। और इंडिया की कौन सी एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे इसको पाया जाता है? वो है नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। कहाँ पे ये हमारी, कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में स्पैन करती है ये? राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश में ये स्पैन करती है। और जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है वो यहीं पे पाया जाता है और जिसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय CBI एज अ स्पेशल एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव? तो एक CBI ने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? ताकि जो ऑनलाइन चिल्ड्रन के खिलाफ सेक्सुअल जो कंटेंट आता है या अब्यूज मटेरियल है उसको कर्ब किया जाए। ठीक है, टू कर्ब द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑपरेशन हॉक अगर ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन हॉक विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द CBI, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है चाइल्ड के खिलाफ उसको कंट्रोल करना, उसको टैकल करना, उसको कर्व डाउन करने के लिए CBI ने लॉन्च किया था ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो माओइज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म करने के लिए, नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसका नाम था ऑपरेशन कगार। वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था? छत्तीसगढ़ वाले रीजन में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो भी नक्सलिज्म है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे? अगले लेक्चर में, अगर कभी हमें टाइम मिलता है इंटरनल सिक्योरिटी का कवर करने का। पूछ रहा है कि अब जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, DRDO का प्रोग्राम है, उसमें इनमें से कौन सी मिसाइल उसमें डेवलप नहीं की गई है? तो वो हमारी अस्त्र है। अब इसमें जो डेवलप की जाती है, हमारे पास पृथ्वी आ जाती है, त्रिशूल आ जाती है, नाग आ जाती है और अग्नि आ जाती है। ठीक है, अग्नि आ जाती है, DRDO का इंडिजिनस का प्रोग्राम है। हाँ, अस्त्र को भी डिज़ाइन किया है इसने, DRDO ने, लेकिन जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर नहीं किया है इसको। जो पृथ्वी है वो हमारी सरफेस टू सरफेस है, और जो हमारी त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर है, और जो हमारी नाग मिसाइल है वो है हमारी एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है। जो अग्नि है हमारी, वो भी हमारी सरफेस टू सरफेस है। कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इनका जो हमें टाइप पूछ ले या इनका पेयर बना के पूछ ले कि ये कौन कौन से टाइप की हैं, तो ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर है, और अस्त्र है वो एयर टू एयर है, और जो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है, और अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस है। और इनको कौन डेवलप कर रहा है? DRDO। और जो ये चार मिसाइल्स हैं, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये किसका पार्ट है? वो ये है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसको कौन चला रहा है? DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बराक मिसाइल सिस्टम है
अभी इंडिया ने इसको डेवलप कर रहा है, वो किसके साथ डेवलप कर रहा है, वो हम इसराइल के साथ डेवलप कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे S-400 है, वो किसके साथ हम डिज़ाइन, किसकी कोलेब्रेशन है, वो हमारी रशिया की है। ठीक है, ऐसे जो भी कोलेब्रेशन है उनको ध्यान रखना है। जैसे बराक मिसाइल सिस्टम हो गया, वो इसराइल का है। और जो अपाचे हमारा है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कहाँ पे, यूएस के हैं। अपाचे हमने हेलीकॉप्टर्स कहाँ के, हेलीकॉप्टर्स यूएस। और राफेल है, राफेल हमारा किसके साथ कोलैबोरेशन है, वो है हमारा फ्रांस के साथ। ठीक है, हैमर मिसाइल, हैमर मिसाइल भी हमारा फ्रांस के साथ है। ऐसे कुछ कोलैबोरेशन है, उनका ध्यान रखना है किस किस के साथ हैं। तो रिसेंट अभी कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला बराक मिसाइल सिस्टम का, वो किसके साथ था, इसराइल के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसके ऊपर है कि चेयरमैन कौन है यूपीएससी के। तो जो वो चेयरमैन है हमारे, वो है डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, आर्टिकल 315 के अंडर इसको मेंशन किया जाता है यूपीएससी को। आर्टिकल 315 के अंडर जो इसका चेयरमैन है, जो चेयरमैन है उसका टेन्यूर कितना है, उसका टेन्यूर है 6 ईयर का, 6 ईयर्स या 65 एज, जो भी पहले आ गया। अगर 6 साल उसका टेन्योर पहले हो गया, भले वो 63 साल का है। ठीक है, अगर वो भले उसका टेन्योर 2 ही साल का हो लेकिन उसकी एज 65 होगी, तो वो चेयरमैन नहीं हो पाएगा। एक बार चेयरमैन बन गया उसके बाद वो वापस चेयरमैन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जो यूपीएससी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315। और जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है डॉक्टर अजय कुमार। 58। हाँ, अब आओ, ये चंद्रयान 5 की बात हो रही है। लुपेक्स जो है वो चंद्रयान 5 ही है, चंद्रयान 5। तो ये किसका कोलैबोरेशन है, ये हमारा कोलैबोरेशन है जैक्सा के साथ, जो जापान की जो प्रीमियर स्पेस एजेंसी है उसके साथ है। तो इसमें इसरो क्या बनाएगा, इसमें इसरो बनाएगा लैंडर। ठीक है, चंद्रयान में देखे थे ना हमने, विक्रम और वो लैंडर होते थे, वैसे ही इसरो इसका लैंडर बनाएगा। और जो जापान में है जैक्सा है, वो क्या बनाएगा, इसका रोवर बनाएगा। ठीक है, और इसमें जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, वो क्या भेजेंगे, हमारे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर कौन भेजेगा इसमें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। ठीक है, चंद्रयान 5, इसका दूसरा नाम है ल्यूपेक्स। जो कब के लिए शेड्यूल किया गया है, इसको शेड्यूल किया गया है 2027 टू 28, 2027-28 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये चंद्रयान 5 का ही नाम है ल्यूपेक्स। और इसरो इसका लैंडर बनाएगा, जापान इसका रोवर बनाएगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा क्या भेजेंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर भेजेंगे अपना अपना, कहाँ पे, मून पे। अभी रिसेंटली एक वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 फर्स्ट टाइम मेडन अभी हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, वो मुंबई में हुआ है। ठीक है, किस लिए हुआ था, बूस्ट करना किसको, ऑरेंज इकॉनमी। ऑरेंज इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए हमने क्या बनाया था, वेव्स का वो बनाया था, वेव्स बनाए थे हमने ऑरेंज इकॉनमी के लिए। ऑरेंज इकॉनमी क्या होती है, क्रिएटिव फील्ड से एसोसिएटेड होती है। क्रिएटिव फील्ड जैसे राइटिंग हो गया, फिल्म हो गए, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, या फोटोग्राफी होगी, जिसमें हम क्रिएटिव फील्ड्स में जाते हैं, तो वो किस में आते हैं, ऑरेंज इकॉनमी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दी ऑरेंज इकॉनमी। तो ध्यान रखना है, ऑरेंज इकॉनमी क्रिएटिव फील्ड से एसोसिएटेड होती है। और जो वेव्स जो फर्स्ट टाइम हुआ है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का, वो कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो फर्स्ट इंडिया का पोर्ट बना है, डीप पोर्ट बना है, ऑल वेदर ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया का फर्स्ट बना है, वो कौन सा बना है, वो हमारा बना है विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट कहाँ पे, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। और पोर्ट्स आपने देख लेना है, मेन पोर्ट्स कौन से हैं। पारादीप पोर्ट कहाँ पे, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे हमारा, विशाखापट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में है। एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, टुटिकोरिन तमिलनाडु, कोच्चि हमारा केरला में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका। ठीक है, ये मुंबई वाले या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है। जो नेम वाले हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ना, कांडला पोर्ट यहाँ पे है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो जैसे फेमस है कोलकाता, तो आपको पता होगा कोलकाता कहाँ पे है। जैसे एन्नोर पोर्ट है, या ये ट्यूटिकोरिन पोर्ट है,
इनकी आपने लोकेशन ध्यान रखनी है। और जो फर्स्ट अभी बना है, फर्स्ट डीप वाटर ऑल वेदर जो ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, वो है हमारा विजिंजम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया पे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं। खेलो इंडिया पे अभी जैसे आया ये क्वेश्चन देखते हैं कि जो अभी लेटेस्ट वाला 7th एडिशन है वो कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो वो बिहार में होस्ट हुआ था, तो मणिपुर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मास्केट था वो गज सिम था, गज सिम ही उसका मास्केट था। गज मतलब एलिफेंट और सिम मतलब शेर, तो गज सिम उसका मैस्केट था। ये कहाँ पे हुआ था, ये बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है करेक्ट, ध्यान रखना है, सीडीएस में देना है तो वहाँ पे इसका डायरेक्टिव पढ़ना है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट है 2 ओनली, क्योंकि फर्स्ट बिहार ने इसको होस्ट किया था। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी किसने होस्ट किया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये किए थे राजस्थान ने। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये किसने किया था, दिल्ली। तो इसका मैस्केट क्या था, इसका मैस्केट था हमारा उज्ज्वला, उज्ज्वला इसका मैस्केट था। उसके बाद हमने देखा कि खेलो इंडिया विंटर ये कहाँ पे हुआ था, इसका फर्स्ट फेज लद्दाख में हुआ था, फर्स्ट फेज। और सेकंड इसका फेज हुआ था जे एंड के में इसका सेकंड फेज, ठीक है। और इसका जो वो था शीने मतलब शीने शे था, इसका स्नो लेपर्ड इसका मैस्कट था, स्नो लेपर्ड, ठीक है। एक और हमारे पास देखने को मिला था, जो फर्स्ट टाइम हमारा जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए थे वो हुए थे दमन दीव में। तो ध्यान रखना है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम था जिसका 7th एडिशन बिहार में हुआ था और उसका मास्कट था हमारे पास गज सिम। जो खेलो यूनिवर्सिटी वाले गेम्स थे वो राजस्थान ने होस्ट किए थे, उसका मास्कट था खम्मागणी। और जो पैरा वाले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे वो दिल्ली ने होस्ट किए थे, उसका मास्कट था हमारे पास उज्ज्वला। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे उसके 2 फेजेस थे, फर्स्ट फेज था लद्दाख और सेकंड फेज जो हुआ था जे.एंड.के में हुआ था। और इसका जो मैस्केट था वो था शीने शी स्नो लेपर्ड को ही बोलते हैं शीने शी। 62 देखते हैं। जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, तो ये है गोदावरी पे, कहाँ पे, तेलंगाना में ये लोकेटेड है। और जो गोदावरी है ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है। और जो महानदी है, महानदी का ओरिजिन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। महानदी कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट करती है। और महानदी पे कौन सा डैम बना है, ये है हमारा हीराकुद डैम किस नदी पे, महानदी पे, कहाँ पे, उड़ीसा में। जो कावेरी है इसका ओरिजिन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ब्रह्मगिरी हिल्स में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। और जो कृष्णा रिवर है इसका ओरिजिन हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाबलेश्वर हिल्स कहाँ पे है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 20th सेशन अभी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF20 का जो रिसेंट सेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, वो हमारा न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ पे, UN के हेडक्वार्टर्स में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं द सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व अभी इंडिया का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया बना है, वो कौन सी स्टेट में है, वो हिमाचल में है। कहाँ पे, स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तसार्प चू कंजर्वेशन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया बना है, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में है। और उसका एरिया कितना है, लगभग 1585 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। ध्यान रखना है, स्टेट ध्यान रखना है, ठीक है।
इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा भी हो, साराप छू जो भी कंजर्वेशन है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, और वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज ऑब्जर्व्ड एज आयुर्वेदा डे। अब आयुर्वेदा डे कब चूज करते हैं? देखो आयुर्वेदा जो डे है अभी रिसेंटली September 23 इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है इक्विनॉक्स होता है, हमें देखने को मिलता है ना ज्योग्राफी में, इक्विनॉक्स होता है ना उस दिन। तो क्या होता है, डे एंड नाइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखने को, हाँ यहाँ पे क्या लॉजिक आ रहा है कि क्या बैलेंस देखने को मिल रहा है हमें, बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, इनका बैलेंस देखने को मिलता है हमें 23 सितंबर को, इसलिए डेलिबरेटली 23 को हमने चूज़ किया है। जो इक्विनॉक्स होता है ये वाला, ऑटोनॉम का जो ऑटम का इक्विनॉक्स होता है वो September 22-23 के अराउंड होता है। तो इस दिन क्या होता है कि डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। और जो समर सोलिस्टिस है, समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो सन की पास में होता है, और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर देखने को मिलता है मीन्स शॉर्टेस्ट नाइट। और जो इसका टिल्ट है 23.5 की वजह से क्या होता है कि नॉर्थ साइड में यहाँ पे क्या हो रहा है, समर हो रहा है यहाँ पे, और समर में सोल्स्टिस हमें देखने को मिलता है अराउंड जून 2022 के बीच में। फिर मार्च इक्विनॉक्स आता है, उसमें क्या होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। अगेन जो दिसंबर वाला फेज आता है उसमें नदर्न हेमिस्फेयर क्या जा रहा है, नदर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम द सन। अब क्या होता है इसमें कि शॉर्टेस्ट डे हमें देखने को मिलता है अराउंड 21 to 22 दिसंबर। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दो टर्म्स थी, ये थोड़ा यूपीएससी का फेवरेट स्टाइल है इसको पूछने का। तो जो द्रव्य रत्नकार है, द्रव्य रत्नकार निघांतु एंड द्रव्य नामकारा निघांतु, ये हैं क्या, रिसेंटली अभी न्यूज़ में थे, ये हैं क्या, ठीक है। द्रव्य रत्नकार निघांतु एंड द्रव्य नामकारा निघांतु रिसेंटली न्यूज़ में थे। तो ये हैं क्या, ये हैं हमारे आयुर्वेदिक के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, न्यूज़ में थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 67। अब इसमें भी हम ज्योग्राफी का रीज़न लगाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं आर विंटर वेदर सिस्टम्स दैट प्राइमरली बेनिफिशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। अब इसमें हिंट भी दे दिया उसने, साथ में हिंट भी दे दिया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि विंटर में चलती हैं वो कौन से क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉप्स देख लेते हैं। क्रॉप्स हमारे पास क्या, कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं हमारे पास, आते हैं खरीफ, खरीफ क्रॉप आता है ना हमारे पास, खरीफ क्रॉप आता है। उसके बाद आता है हमारे पास रबी, उसके बाद आता है जायद। मेजरली तीन टाइप्स के होते हैं। इनके हम सोइंग सीजन देखेंगे पहले, हार्वेस्टिंग देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप है उसकी सोइंग कब होती है, मॉनसून आने पे, अराउंड जून महीने में इसकी सोइंग कर देते हैं हम। और जो राबी की होती है वो अराउंड अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, ठीक है। और जायद क्रॉप इन दोनों के बीच में आते हैं। तो अराउंड अब अक्टूबर नवंबर और जून के बीच में हमें टाइम देखने को मिलता है अराउंड मार्च का, क्योंकि अब जो ये जून से चल रहा है तो इसकी हार्वेस्टिंग कब तक होगी, इसकी हार्वेस्टिंग होगी अक्टूबर नवंबर तक। और जो राबी की हार्वेस्टिंग होगी अप्रैल जून तक। और जायद की होगी जून से पहले पहले, जून से पहले पहले, क्योंकि जून के बाद तो खरीफ स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे खरीफ क्रॉप का एग्जांपल हो गया राइस, मेज़। जो गर्मियों में हम क्रॉप्स लगाते हैं ना, जून में हमने गर्मियों में भी क्रॉप्स लगाते हैं, वो हमारे इसके एग्जांपल होते हैं खरीफ के। जो रबी क्रॉप है, अभी हम देखते हैं अपने खेतों में जाके देखते हैं, अभी हमें क्या क्या अपने खेतों में देखने को मिलता है विंटर्स में, देखने को मिलता है हमें वीट, मस्टर्ड, ग्राम, चने देखने को मिलते हैं ना। अभी देखो सर्दियों में सरसों के हरे 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 वो दिखते हैं, और साथ में उनके पीले फूल भी दिखते हैं ऊपर। तो राबी क्रॉप है। और जायद क्या है, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, वाटरमेलन या क्यूकम्बर्स वगैरह, ठीक है। देखो
खरीफ के बाद आ गया राबी, राबी के बाद ज़ैद आ गया। तो खरीफ हमने जून में लगा दिया, उसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में कर ली, जैसे कि राइस मेज़। और राबी क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में उसको लगाया हमने, और अप्रैल जून तक हमने उसकी कटाई कर ली। बैसाखी वगैरह आती है ना, उस टाइम फसल काटते हैं, वीट काटते हैं, गेहूँ काटते हैं। तो ज़ैद क्रॉप मार्च जून, और वाटरमेलन। अब देखो इसने पूछा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में हमें देखने को मिलते हैं राबी क्रॉप, ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आती है हमारी? दिसंबर से मार्च के बीच में। जो नदर्न इंडिया में रेनफॉल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? विंटर वेदर सिस्टम्स की वजह से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? रबी क्रॉप्स। अब जो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प के लिए मिला है। वो किसको मिला है? बानू मुश्ताक के लिए, ठीक है। बानू मुश्ताक को मिला है, किसके लिए? हर्ट लैम्प के लिए। ओरिजिनली किस में लिखी है वो? ओरिजिनली लिखी है कन्नड़ में। तो इसको किसने ट्रांसलेट किया है? ट्रांसलेट किया है इसको दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया है, किसमें? इंग्लिश में। और देखो दो प्राइज़ देखने को मिलते हैं हमें, एक बुकर प्राइज़ होता है और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है। जो बुकर प्राइज़ है वो सिर्फ मिलता है किसके लिए? ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही मिलता है। और इस बार किसको मिला है? वो डेविड सेजेले को मिला है। और कौन सी नॉवल के लिए मिला है उनको मिला है फ्लैश। जो फ्लैश उन्होंने इंग्लिश में लिखी है ओरिजिनली, उसके लिए बुकर प्राइज़ मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी भी लैंग्वेज को मिल सकता है अदर देन इंग्लिश, और वो हमारी कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को मिला है। वो किसको मिला है? बानू मुश्ताक। ध्यान रह जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो शुरुई लिली फेस्टिवल है, एनुअल इवेंट है, अभी कौन सी स्टेट में इसको होस्ट किया गया था? तो इसका आंसर मणिपुर है। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको एक और फेस्टिवल बताया था कि जो फ्लेमिंगो का एनुअल फेस्टिवल होता है, एनुअल फेस्टिवल वो कौन सी स्टेट में होता है? वो होता है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली कौन सी लेक, विच लेक, कौन सी लेक में ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ है किसको मिला है? वो मिला है डॉक्टर मैरी एंजेला हंगरिया को मिला है। किस लिए मिला है? उनका जो रेवोल्यूशनरी वर्क उन्होंने किया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ध्यान रखना है 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है डॉक्टर मैरी एंजेला हंगरिया। और जो 71 क्वेश्चन देखते हैं, जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो इंडिया को म्यांमार से लिंक करेगा। कौन से पोर्ट के जरिए? ठीक है, कौन सा पोर्ट इसमें लिंक करेगा? कोलकाता से हम देख रहे हैं कि कोलकाता से ये कहाँ को लिंक कर रहा है। कोलकाता से पहले इसका लैंड रूट आएगा, उसके बाद सी रूट किसको कनेक्ट कर रहा है? सितवे पोर्ट को। सितवे पोर्ट से ये जाता है लैंड, यहाँ से हमारा यहाँ से ट्रेन रूट आएगा, हो जाएगा पलेतवा, कलेतवा, और उसके बाद जोरिनपुरी, और उसके बाद इंडिया में कहाँ पे आएगा? लोंगतलाई और एजवाल से कनेक्ट करेगा। तो जो ये चिकन नेक है यहाँ पे हमारी, उसको बाईपास करने के लिए हम एक सेफ रूट हम एक्सेस देंगे। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको वेस्ट बंगाल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो कौन से पोर्ट से लिंक करेगा? वो सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट कहाँ पे है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ज्ञान भारतम मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री का मिशन है? देखो ज्ञान भारतम मिशन है क्या, कौन से जो हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट की हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करना है। तो जो इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट का जो हेरिटेज है, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को हमने प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व एंड
डिजिटाइज करना है, ठीक है। तो वो किसका इनिशिएटिव है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, क्योंकि हमने जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। अब इंडिया में सबसे पहली स्टेट कौन सी जो थी जिसको डिक्लेयर किया था फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास। उल्लास एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मॉनिटर करता है लिटरेसी रेट्स को मॉनिटर करता है। तो सबसे पहली स्टेट हमारे पास आई थी मिजोरम, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आई थी गोवा, थर्ड पे हमारे पास आई थी त्रिपुरा, फोर्थ पे हमारे पास आई थी हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख क्या थी, लद्दाख हमारी फर्स्ट यूटी थी जो कि फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो फर्स्ट स्टेट हमारे पास आती है मिजोरम, फर्स्ट यूटी आती है हमारे पास लद्दाख, और सेकंड स्टेट हमारे पास आती है गोवा, और जो थर्ड स्टेट आती है हमारे पास त्रिपुरा, और फोर्थ आती है हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है केरला नहीं टिक करके आने हैं। और यही थे हमारे पास 73 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने अदर एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू।